Hello, Janvi. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। जानवी, आज कोई और कनेक्ट नहीं हो पाएगा शायद, तो इसलिए आपको ही रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हमने लास्ट टाइम वी डिड एसएचएम में वी डिड व्हाट फिजिकल पेंडुलम, राइट? लास्ट टाइम हमने एसएचएम में Yes, sir. Sir, sometimes my mic doesn't work, so I'll ओके, नो write इशू। them. ओके, यू विल राइट देन। नो इशू, यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड एवरी टाइम। जस्ट आपको जब कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, रिपीट कर दूंगा इफ़ योर माइंड डजंट वर्क। ठीक है, तो चलो अभी हम बात करते हैं एसएचएम के लास्ट टॉपिक पे। मैंने आपसे बोला था कि एसएचएम में वी हैव ऑलरेडी डन विद द फिजिकल पेंडुलम, वी आर डन विद द सिंपल पेंडुलम। तो लास्ट डिस्कशन जो एसएचएम से रिलेटेड होनी है, दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ एसएचएम। ठीक है, एसएचएम के क्या क्या टाइप्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। और वो एसएचएम के क्या क्या टाइप्स हैं सर, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसएचएम। एक का नाम है जैसे मान ली एक का नाम है, अभी तक जो हमने एसएचएम पढ़ा था उसका नाम था अनडैम्ड ऑसिलेशन। अनडैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, इनकी मीनिंग्स क्या है, क्या है ये सारे ऑसिलेशन, इनको समझते हैं। अनडैम्ड, अनडैम्ड ऑसिलेशन, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, इसका नाम अनडैम्ड ऑसिलेशन है। इसका मतलब है कि ऐसा ऑसिलेशन जिसमें देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स। एंड व्हाट इज डैम्पिंग फोर्स? तो डैम्पिंग फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स विच कैन अपोज द मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, लाइक फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस या viscosity. All of this comes under the category of damping force which tends to oppose the oscillation of the body. तो ये ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी को अगर अपोज करता है तो उसको हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। तो ऐसा ऑसिलेशन जिसमें कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है, जो हम अज्यूम कर रहे थे। और याद रखिए 95% आपको तो इसी पे सवाल पूछे जाएंगे। तो सच एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अनडैम्ड ऑसिलेशन। और अनडैम्ड ऑसिलेशन में खास बात ये है बेटा कि देयर विल बी नो एनर्जी लॉस। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब हुआ नो डैम्पिंग फोर्स। पहली बात तो ये हो गई, नो डैम्पिंग फोर्स लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। अगर कोई डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट नहीं है, आर प्रेजेंट, एक्सेट्रा ईटीसी आर प्रेजेंट, तो सच एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम, कुछ भी कह लो आप, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी और सिस्टम, वॉट एवर यू कॉल इट एज, बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दूसरी बात, बिकॉज एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं विद टाइम, अगर एनर्जी वर्सेस टाइम या एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, और ये हमने प्रूव भी किया था, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल बी कांस्टेंट। मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, मिनिमम भी सेम रहेगा, मैक्सिमम भी सेम रहेगा। तो मतलब हर जगह हाइट ऑफ एनर्जी इज सेम, हर जगह हाइट ऑफ एनर्जी इज सेम। तो सच एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसी में अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, तो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम भी अगर आप देखें ऑसिलेशन का, तो एम्पलीट्यूड विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज इन एम्पलीट्यूड और एनर्जी व्हाटसोएवर। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। नोट करो इसको। कर लिया नोट, आई गेस। नेक्स्ट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये अनडैम्प्ड है। दूसरा जो ऑसिलेशन इसके बाद हम सीखेंगे दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है? जस्ट ऑपोजिट टू अनडैम्प्ड। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है कि ऐसा ऑसिलेशन वेयर देयर एग्जिस्ट्स सम डैम्पिंग फोर्स, मतलब वेयर देयर एग्जिस्ट सम अपोजिंग फोर्स लाइक रेजिस्टेंस, लाइक what like air friction, like viscous forces are there. So such a
ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज डैम्ड ऑसिलेशन. अब डैम्ड ऑसिलेशन के केस में क्या होता है बेटा? तो डैम्ड ऑसिलेशन के केस में होता क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी. अब देखो, आपने देखा होगा ना प्रैक्टिकली, आप किसी भी बॉडी को इफ यू सेट इनटू ऑसिलेशन, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि द ऑसिलेशन विल फाइनली स्टॉप आफ्टर सम टाइम. मतलब अगर मान लो कि इन रियल प्रैक्टिस इफ यू टेक अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अगर आपने कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया, यू जस्ट पुल इट एंड रिलीज द सिस्टम, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इफ यू हैव पुल्ड इट एंड यू हैव रिलीज द सिस्टम, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि फाइनली इट विल स्टॉप आफ्टर सम सेकेंड्स, राइट, और आफ्टर सम टाइम. तो ये क्यों होता है? बिकॉज इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज ऑलवेज डैम्पिंग फोर्स. फॉर एग्जांपल, यहां पर कौन सा फोर्स होगा जो डैम्पिंग फोर्स होगा या जो अपोज कर रहा होगा ऑसिलेशन को या ऑसिलेटरी मोशन को? So that force will be the force of the friction that is acting between this block and the surface. तो ये force is responsible for the loss of energy of the body. Because होता क्या है, every time the body oscillates, it loses some of its energy in the form of heat energy because of the presence of friction. Friction present है तो इसलिए वो कुछ एनर्जी को लूज करता है. किस फॉर्म में लूज करता है? हीट के फॉर्म में लूज कर देता है. ठीक है, तो एवरी टाइम इट्स एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग, और जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी कम होती जा रही है, तो एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा. एंड अ टाइम विल कम व्हेन ऑल द एनर्जी विल डिसिपिएट इन द फॉर्म ऑफ हीट. So in that case, the body will finally stop and the amplitude will become zero. So such an oscillation is called as damped oscillation. ठीक है? अच्छा, ये जरूरी नहीं है बेटा कि damped oscillation में there is only friction. There can be any opposing force like viscous force. अगर यही oscillation मैं liquid में करा रहा होता, मान लो there is a liquid like this, और मैंने इस बॉडी को इसमें रखा और इसको मैंने ऐसे दबा के छोड़ दिया, तो you will see that initially it will oscillate like this, up and down, and finally it will stop. अब वहां पर तो हम फ्रिक्शन नहीं कहते, बट देयर इज अ फोर्स व्हिच इज अपोजिंग दिस ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द बॉडी, एंड दैट फोर्स इज विस्कस फोर्स. अब यहाँ पर जो फोर्स है जिसका डैम्पिंग फोर्स है वो विस्कस फोर्स है. मतलब डैम्पिंग फोर्स का नेचर, मतलब डैम्पिंग फोर्स हर सिचुएशन में सेम होगा ये जरूरी नहीं है, बट उसका एक नेचर सेम होगा कि जहां पर भी डैम्पिंग फोर्स है दैट विल बी अपोजिंग द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी. तो एक बात समझिए आप, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हम सिर्फ एक ही फोर्स अज्यूम कर रहे थे एंड दैट वाज रीस्टोरिंग फोर्स. बट डैम्प्ड ऑसिलेशन में देयर इज वन मोर फोर्स व्हिच इज डैम्पिंग फोर्स. मतलब देखो, अगर आपने ब्लॉक को यहां से पुल किया, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, यू पुल इट, ठीक है, सच दैट के स्ट्रिंग गेट्स इलोंगेटेड. तो अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड हो गई है एंड यू हैव पुल्ड द ब्लॉक, तो होगा क्या कि यहां पर अगर मान लो कि ब्लॉक हैज रीच्ड टू दिस पोजीशन, आपने इसको रिलीज कर दिया, यहां तक पुल किया एंड यू रिलीज द होल सिस्टम, तो व्हाट विल हैपन? दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी ट्राइंग टू ब्रिंग दिस ब्लॉक बैकवर्ड्स. ठीक है, बात समझ में आई? ये फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इसको वापस लाना चाहेगा. जब ये वापस जा रहा होगा तो फ्रिक्शन इस पे इस तरफ एक्ट कर रहा होगा, है ना? इसका मतलब है कि इन एडिशन टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स वी हैव वन मोर फोर्स व्हिच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस बॉडी. ठीक है, और इस तरह के जो फोर्सेस हैं इसको हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं. तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है और ये जो आपका डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है, दोनों ही मोशन को अपोज कर रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी. आपको मालूम है कि जब आपकी स्प्रिंग इलोंगेट हो रही होती है, ब्लॉक मूव कर रहा होता है सच दैट के स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड, तो उस केस में आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपोजिटली उसको खींचता है. आपको ये मालूम है कि द रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आपको ये भी मालूम है सर कि ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर मान लो फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि डैम्पिंग फोर्स इज बेसिकली हियर द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी अपोज कर रहा होगा मोशन को. तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स भी अपोज कर रहा था और ये मोशन, ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये भी मोशन को अपोज कर रहा है. इसका मतलब अल्टीमेटली आई एम हैविंग टू फोर्सेस व्हिच आर अपोजिंग द मोशन ऑफ द सेम बॉडी व्हिच इज ऑसिलेटिंग, राइट? तो हमें मालूम है रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx. ये तो एक चीज हमें पहले भी मालूम था, इट वाज देयर व्हेन द ऑसिलेशन वाज अनडैम्प्ड, देन आल्सो इट वाज देयर, राइट? अब आते हैं डैम्प्ड फोर्स पे या डैम्पिंग फोर्स पे. तो डैम्पिंग फोर्स कुछ भी हो सकता है और प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि ये जो डैम्पिंग फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी. मतलब डैम्पिंग फोर्स चाहे कोई सा भी हो, वेदर इट बी फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स और एयर रेजिस्टेंस और एनी अदर फोर्सेस व्हिच इज अपोजिंग द मोशन, डैम्पिंग फोर्स कोई सा भी हो, ऑल ऑफ दिस डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो इसलिए इसमें हम लिखते हैं सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट दैट वी टेक हियर इज b multiplied by v. This is also with a negative sign, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि this is also opposing the motion of the body, right? अब आपको मालूम है कि सर ये नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है
that f net can be written as equal to minus of kx, Janvi left. Yes, Janvi, welcome back. जानवी मुझे एक बार बताओ अपना सर माय मीटिंग इज डिस्कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन. जानवी थोड़ा सा और एक बार ट्राई कर लो, ठीक है. अगर इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट देन वी विल सी द ऑल्टरनेटिव. अभी तो फिलहाल थोड़ी देर और देखते हैं, ठीक है. अच्छा ये बताओ मुझे यहाँ तक इक्वेशन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दैट आई हैव रिटन राइट नाउ? अब देखो बेटा, तो व्हाट वुड बी द नेट फोर्स दैट इज ओके, व्हाट इज द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी नाउ? तो मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी वी, दिस इज द नेट फोर्स which is acting on the body. और आपको मालूम है कि net force can be written as mass into acceleration. तो m into a is equal to minus of kx minus of bv. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि acceleration is equal to minus of k by m minus of b by m multiplied by v. ठीक है. एक्सेलरेशन को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, d2x upon dt squared is equal to minus of k by m minus of b by m multiplied by v. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई v. यहां तक नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं. ओके, तो अब देखो, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन विच इज ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट अ कप ऑफ, नॉट योर कप ऑफ टी. तो दिस इज d2x upon dt square plus of k by m multiplied by x plus of b by m multiplied by v is equal to 0. This is basically called as differential equation.
See, solving this differential equation is not your job because you don't know how to solve this. So we are not going to deal with this, है ना? तो हम तो सिर्फ इसको सिर्फ एज अ इक्वेशन याद रख सकते हैं कि इस फॉर्मेट की अगर इक्वेशन दिखाई दे रही हो, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्ड ऑसिलेशन। ये डैम्ड ऑसिलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन फॉर डैम्ड ऑसिलेशन। तो ये डैम्ड ऑसिलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको ये दिखाई दे रहा है d2x अपॉन dt स्क्वायर। देखो बेटा, अगर आप याद करो तो अनडैम्ड ऑसिलेशन के लिए हमारी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, वेयर ओमेगा स्क्वायर वाज k by m मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 0। दिस वाज फॉर अनडैम्ड। डैम्ड में क्या हुआ, एक और टर्म ऐड हो गया, दैट इज b by m, वेयर b इज डैम्पिंग कांस्टेंट और m इज द मास ऑब्वियसली एंड v इज द वेलोसिटी। क्लियर है? v क्या चीज है? वेलोसिटी है ना? तो अब फाइनली इस तरह की इक्वेशन, अब देखो इस पे बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर क्लास 11th, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक अगर मान लो कि पूछ भी ले तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? तो दिस इज रिटन एज a नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस ऑफ पाई। जैसे आपको मैंने बोला था ना कि अनडैम्ड ऑसिलेशन की जो इक्वेशन होती है या उसका सॉल्यूशन होता है, उसमें आपने लिखा था, अगर आपको याद हो तो आपने लिखा था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस ऑफ पाई। ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी इट्स नॉट a, इट्स x। तो x इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाय 2m cos ओमेगा डैश t प्लस पाई is the solution of this equation that I have just written. Although it's rare that they will ask you the question based on these type of equation, but you can remember the format. Okay, this type of equation represents a damped oscillation जहां पर b damping force constant है। अच्छा, ये जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ना जानवी, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड जो टर्म है यहाँ पर वो है a नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाई 2m। this term is called as amplitude. अब अगर आप not only a naught, the whole term is called as amplitude. तो a naught का क्या मतलब है? a naught का मतलब है amplitude at t equal to 0. a naught का मतलब है this is the amplitude at t equal to 0, initial amplitude. Because I told you कि in the case of damped oscillation, the amplitude would be decreasing, the energy will also be decreasing. The amplitude with time will be decreasing. So this is the maximum possible amplitude. बिल्कुल starting जब आपने motion start किया, मतलब SHM start हुआ, तो at the moment when the SHM started, उस time पे जो maximum amplitude है, the maximum possible amplitude, that is a naught. और with time ये amplitude क्या करता है? तो with time ये amplitude decrease होता जाता है exponentially. खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, मतलब ये टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर बिकॉज देखो यहाँ पर दो, एक k बाई एम भी एक कांस्टेंट है, b बाई एन भी एक कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ओमेगा मैंने नहीं लिखा है, ओमेगा डैश लिखा है। और उस ओमेगा डैश की जो वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ k बाई एम माइनस ऑफ b बाई 2m का स्क्वायर, ये होती है ओमेगा डैश की वैल्यू। जैसे ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट k बाई एम होती थी ना, वैसे ही ओमेगा डैश की वैल्यू होती है अंडर रूट k बाई एम माइनस ऑफ b बाई 2m का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश। तो दिस इज बेसिकली द इक्वेशंस फॉर द डैम्ड ऑसिलेशन। और मैंने आपसे बोला है कि ये डैम्ड ऑसिलेशन में एनर्जी विद टाइम विल बी डिक्रीजिंग। तो अगर मैं एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इनिशियली एट t इक्वल टू 0 इट वुड बी मैक्सिमम, एज द टाइम पासेस दिस विल फेंट स्लाइटली, दिस विल कंटिन्यू टू डिक्रीज। पहले ये इतना नोट कर लो तो फिर मैं ग्राफ बताता हूँ। डन आई गेस, ओके। तो इसमें अगर इफ आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर एनर्जी, the graph of energy with time or the amplitude with time, तो obviously this is decreasing with time. तो एनर्जी का ग्राफ टाइम के साथ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी मैक्सिमम इनिशियली, उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद इट विल बी डिक्रीजिंग, इट विल कंटिन्यू टू डिक्रीज ड्यू टू दिस डैम्पिंग फोर्स, ड्यू टू दिस resistance force, it will decrease and finally it will stop. This is the variation of energy with time. This is how it looks like.
इसी द सेम हैपेंस विद एम्पलीट्यूड आल्सो। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम देखोगे तो इट वुड बी मैक्सिमम व्हेन द एसएचएम हैज जस्ट स्टार्टेड। विद टाइम इट विल आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, होगा 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 एंड फाइनली इट विल बिकम जीरो। ठीक है, finally it will become zero. So this is the variation of amplitude with time or variation of energy with time for a damped oscillation. This is the case of damped oscillation. हो गया? अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज फोर्स्ड। फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब है कि ऐसा ऑसिलेशन इन विच बॉडी इज नॉट ऑसिलेटिंग विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, उसकी पेंडुलम की कुछ लेंथ है, उसका कुछ टाइम पीरियड है, इफ इट इज ऑसिलेटिंग तो इट विल हैव सम फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इट वुड बी ऑसिलेटिंग। आपको मालूम है कि किसी भी पेंडुलम के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है वो G/L होती है। तो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी लेंथ और G, इन दोनों से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो फॉर द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। अब अगर मान लो इंस्टेड ऑफ ऑसिलेशन बाय इटसेल्फ, अगर मैं उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू कर, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इस फोर्स को आप ऐसे समझो, आप कभी उस स्विंग पे बैठे हो, झूले पे, स्कूल के अंदर, स्कूल में या कहीं भी, या पार्क में, अगर आप वो स्विंग पे बैठे हो तो आपने देखा होगा या आपका ये आइडिया होगा कि आपको आपका फ्रेंड पुश करता है, एंड एवरी टाइम यू कम डाउन योर फ्रेंड पुशेस यू, राइट? और आपका फ्रेंड अगर आपको पुश करता है, फिर आप ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो, फिर योर फ्रेंड गिव्स यू अ पुश, फिर आप ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो। अगर आप ये देखो तो आप जो ऑसिलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो आप क्यों ऑसिलेट कर रहे हैं? आप ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी से नहीं, आप ऑसिलेट कर रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रेंड आप पे फोर्स लगा रहा है हर बार, उस फ्रीक्वेंसी से आप ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब यू आर नॉट ऑसिलेटिंग विद योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रादर यू आर ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड टू यू बाय योर फ्रेंड, जो आपको कंटिन्यूअसली बार बार पुश कर रहा है। क्लियर? अब आते हैं दूसरी बात पे, ये जो आपको आपका फ्रेंड बार बार पुश कर रहा है, तो एवरी टाइम यू कम डाउन फ्रॉम द हाइट योर फ्रेंड पुशेस यू, राइट? तो हर बार मान लो कि आप ऊपर गए और फिर 2 सेकंड के बाद आप नीचे आए, तो हर 2 सेकंड के बाद योर फ्रेंड वुड बी अप्लाइंग अ फोर्स ऑन यू। तो मतलब जो आपका फोर्स है, मतलब जो आप पे फोर्स आपका फ्रेंड लगा रहा है, दैट फोर्स इज नथिंग बट पीरियोडिक बिकॉज इट इज एक्टिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है? तो बेटा ऐसा ऑसिलेशन जिसमें बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करती, rather it oscillates with the external frequency of external periodic force applied on the body which makes it to oscillate, इस तरह के ऑसिलेशन को फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है फोर्स्ड, मतलब मैंने आपको फोर्स किया है भाई कि आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करो। अगर मान लो कि मैं किसी पेंडुलम को छोड़ दूं और उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और मैं उस पर फिर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट चेंज देता, मैं उसको 20 हर्ट्ज कर दूं, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट ऑसिलेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज प्रोवाइडेड टू इट बाय द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो ऐसे ऑसिलेशन को अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो लिख लो, when a body oscillates, when a body oscillates with the when the body oscillates due to external periodic force, when the body oscillates due to external periodic force, when the body oscillates due to external periodic force, and with a frequency equal to the
and with the frequency equal to the frequency of periodic force. With the frequency equal to the frequency of periodic force, then such oscillation is called as forced oscillation. Then such oscillation is called as forced oscillation. Then such oscillation is called as forced oscillation. Did you write? Okay. अब इसी में एक और चीज आती है which is called as resonance. अब वो resonance क्या होता है? Just try to understand that. Resonance. You now know the forced oscillation. You now know the undamped oscillation. Now the last thing is resonance. तो बेटा एक बात समझो. Resonance is basically the special case of forced oscillation. Forced oscillation का ही एक special case जिसको हम resonance कहते हैं, और वो special case क्या है कि देखो, अगर आपने periodic force लगाया और वो भी उतनी ही frequency provide कर रहा है to that of oscillating body, जिस frequency के साथ body खुद भी oscillate कर सकती है, मतलब the frequency provided by the external periodic force is same as the frequency of natural frequency of the oscillating body, then this case is considered as resonance. पता नहीं समझ में आया? फिर से सुनो. मान लो कि if a pendulum can oscillate with a frequency of 10 hertz, ठीक है, और उस पर मैंने क्या किया, उस पर मैंने एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा दिया, और वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसको कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको उतनी ही फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है. इसका मतलब जो मैंने पीरियोडिक फोर्स लगाया है, it is providing the frequency of 10 hertz to a pendulum whose natural frequency is itself 10 hertz. Clear? तो इस केस में when the natural frequency of oscillating body matches with the frequency of the periodic force or external frequency, तो this case is called as a resonance. आई बात समझ में? तो रेजोनेंस का क्या मतलब हुआ जानवी? रेजोनेंस का मतलब हुआ कि external frequency provided to an oscillating body same as that of the natural frequency of the body. और याद रखो, जब भी रेजोनेंस होगा ना, whenever there is the case of resonance, तो in the case of resonance always remember the amplitude would be maximum. मतलब जो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड होगा that would be maximum. क्लियर है? तो लिख लो जो लिखा रहा हूं. When the frequency of external periodic force matches with the frequency of the natural frequency of oscillating body, matches with the natural frequency of the body, then the body is said to be resonating. Then the body is said to be resonating. Clear है? And the oscillation is called as resonance. And the oscillation is called as resonance. Okay, so this is the meaning of resonance, and so we have done all the type of SHM, or you can say oscillation. We have done everything in this chapter from our side. अब बाकी तो आपको ट्राई करना है, बाकी तो चीजें आपको समझनी है. तो this chapter is over now. We are now in position to start a new chapter, which is just after this chapter. और उस chapter का क्या नाम है? So the name to that chapter is waves, wave motion. So write the name of next chapter, which is wave motion. ठीक है? वेव मोशन क्या होता है, इस बात को अपन समझेंगे अच्छे से. पहले तो we will be talking about waves, कि वेव होता क्या है, वेव मोशन है क्या. Let us first understand that. ठीक है? क्योंकि इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, और जो आपने SHM पढ़ा है, the concept of that SHM is going to be used in this chapter of wave motion. तो इसलिए चीजों को अच्छे से समझना, जहां नहीं समझ में वहां पूछिएगा.
सबसे पहली बात देखिए, वेव को समझते हैं हम पहले, है ना। अच्छा, जिस वेव को हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, that is the example for a type of wave which is called as mechanical wave. Later on we will understand what is mechanical wave or what is non mechanical wave, that we will understand it later. But हमें जो अभी 11th के में पढ़ना है वो मैकेनिकल वेव पढ़ना है, ओनली मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव जो हमें पढ़ना है वो 12th में पढ़ना है, लाइट वेव उसका एग्जाम्पल है। बट अभी फिलहाल जो हमें पढ़ना है वो मैकेनिकल वेव पढ़ना है, इसलिए आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, एंड लेटर ऑन आई विल टेल यू व्हाट इज मैकेनिकल एंड व्हाट इज नॉन मैकेनिकल। अब पहले तो इस बात को समझे कि वेव का मतलब क्या है। एंड यस, अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल वेव, तो दिस एग्जांपल इज फॉर मैकेनिकल वेव ओनली। नॉन मैकेनिकल वेव में भी चीजें कुछ इस तरह की होती हैं बट नॉट एग्जैक्टली सेम। तो मैकेनिकल वेव को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि लेट अस अस्यूम दैट देयर इज अ क्यू, मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े, मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे खड़े, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं कहीं पर, कहीं की लाइन होगी, है कुछ ले रहे होंगे, कोई टिकट कुछ भी, है ना। बैंक में हो सकती है ये लाइन, हर जगह तो लाइन ही लाइन होती है, तो कहीं भी ये लाइन अस्यूम कर लो। अब देखो, बेसिकली ये सारे बंदे खड़े हैं, सब आराम से खड़े हैं, बट जो सबसे पीछे वाला है वो सबसे ज्यादा परेशान है कि मेरा नंबर कब आएगा, है ना। ये सबसे परेशानी कि भाई मेरा नंबर कब आएगा। तो इसने बोला कि साहब मेरा नंबर कब आएगा, तो ये परेशान हो रहा है। अब देखो, जब आप परेशान हो रहे होते हो तो आप बेसिकली कुछ अपने लिए इंटरटेनमेंट का जुगाड़ करते हो कि इंटरटेन हो, आप अपने आप को इंटरटेन करने के लिए कुछ करते हो। तो इसने क्या किया, इसके मन में एक इंटरटेनमेंट का तरीका आया, उसने बस ऐसे ही खुश होने के लिए बस। और कई बार आप बेवजह खुश हो रहे होते हो, है ना, कोई रीजन नहीं होता खुशी का, बट फिर भी हम खुश हो रहे होते हैं, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा होता है। तो इसने क्या किया, इसने अपने से आगे वाले को जस्ट गिव अ स्लाइट पुश, हल्का सा धक्का दे दिया, बहुत तेज नहीं, हल्का सा, हौले से, ठीक है, हल्का सा इसको पुश कर दिया, स्लाइट पुश। जैसे ही इसने इसको स्लाइट पुश किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बंदे ने, इस बंदे को मान लो 1 2 3 4 5 6 जो भी मान लो, इस सिक्स्थ वाले ने इस फिफ्थ पर्सन को डिस्टर्ब कर दिया। ये चुपचाप ऐसे खड़ा था, इसने इसको हल्का सा ऐसे धक्का दे दिया तो डिस्टर्ब कर दिया, मतलब ये डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही डिस्टर्ब होगा, यह हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, यह हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है कि अगर हमें पीछे से अचानक कोई पुश करे तो हमारे आगे चाहे कुछ भी हो, हम उसको पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। चाहे आगे कांटे क्यों नहीं रखे हो, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम, रिफ्लेक्स एक्शन है कि हम पकड़ना चाहते हैं उसको और अपने आप को गिरने से रोकना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको डिस्टर्बेंस आया, ये इस प्रोसेस में अपने आप को संभालने के लिए ये अपने से आगे वाले को पुश कर देगा। चाहता नहीं था, ये डिस्टर्बेंस इसने क्रिएट नहीं किया, ये डिस्टर्ब हुआ तो इसने उस डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ा दिया, तो ये आगे वाला बंदा डिस्टर्ब हो गया, एंड द हिस्ट्री विल रिपीट। और ये आगे वाला बंदा अपने से आगे वाले को डिस्टर्ब कर देगा, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। क्लियर है। तो बेसिकली हुआ क्या बेटा इस प्रोसेस में, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, देखो अब ये बंदा जो भी फिफ्थ पर्सन है, ये ऐसे डिस्टर्ब हुआ, फिर संभल गया, वापस आ गया, फिर उससे आगे वाला बंदा ऐसे डिस्टर्ब हुआ, फिर संभल गया, बट उसने अपने इस प्रोसेस में उसने अपने से आगे वाले को डिस्टर्ब कर दिया। तो हर पीछे वाला अपने से आगे वाले को डिस्टर्ब करता जा रहा है। और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किसने किया था, तो द पर्सन एट द एंड ऑफ द क्यू, दैट इज द नंबर 6, ठीक है, इसने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था। ठीक है, बेसिकली ये जो डिस्टर्बेंस अगर ये रिपीटेडली होता रहे, अगर ये बार बार पीछे वाला 6 नंबर वाला जो बंदा है बार बार ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहे, तो ये जो फिफ्थ वाला बंदा है, अगर उसी को आप ऑब्जर्व करो तो ये बार बार ऐसे ऐसे करता रहे, फिर संभलेगा, फिर संभलेगा, फिर संभलेगा। मतलब दिस फिफ्थ पर्सन इज नॉट लिविंग हिज पोजीशन, वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वो अपने पोजीशन पे बस हल्का सा हौले हौले मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो अपने पोजीशन पे ऑसिलेट हो रहा है, बट वो अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहा, वो उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं की। मतलब जब वो फोर्थ पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है तो ही हैज नॉट चेंज्ड हिज पोजीशन टू डिस्टर्ब द फोर्थ पर्सन, और फोर्थ
पर्सन जब थर्ड पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है तो फोर्थ पर्सन हैज नॉट चेंज द पोजीशन टू डिस्टर्ब द थर्ड पर्सन। मतलब हर कोई अपने अपने पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है, उई, 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 उई। और जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है वही डिस्टर्बेंस आगे तक प्रोपगेट कर रही है विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ दीज पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू। तो बेसिकली इस तरह की जो डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करते हैं, जिसमें अब इसी बात को आप ऐसे समझ लो, इसी तरह से आप वाटर सरफेस पे भी आप देखते हो, वाटर सरफेस बिल्कुल शांत है, अगर मान लो उस पर आपने एक पत्थर मार दिया तो आपने एक्चुअली में क्या किया, यू जस्ट डिस्टर्ब दैट वाटर सरफेस। आपने उस वाटर सरफेस को डिस्टर्ब किया। तो वाटर सरफेस डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, तो वाटर सरफेस डिस्टर्ब होगा तो उसके पार्टिकल ऐसे ऐसे करने लगे, वही 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 ऐसे ऐसे करने लगे। कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाएगा, वो अपने पोजीशन पे बस ऑसिलेट कर रहा होगा। क्लियर है? और आपको एक बहुत प्यारा सा एक पिक्चर दिखाई देता है वाटर सरफेस पे, और वो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। ठीक है? ऐसा ऐसा क्यों दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, वो सब हम रीजन समझेंगे, बट ऐसा कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया और पार्टिकल सिर्फ अपने पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं, none of them is leaving their position and going somewhere else। ठीक है? तो ऐसा जो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं किसी भी मीडियम में इन विच देयर इज नो एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, स्टिल द डिस्टर्बेंस गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसे डिस्टर्बेंस का दूसरा नाम वेव है। इसी को हम वेव कहते हैं, तरंग। नहीं आया? वेव का दूसरा मतलब डिस्टर्बेंस। कहीं भी किसी भी सरफेस को डिस्टर्ब करो, वेव पैदा होती है। भाई आपके सामने जो सरफेस रखा हुआ है उसको हिट करो, साउंड सुनाई देगा, साउंड इज अ वेव। वेव पैदा हो गई। आपने क्या किया, सिर्फ सरफेस को डिस्टर्ब किया। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, जब बेटा ये डिस्टर्बेंस आगे प्रोपगेट करता है तो ये अपने साथ क्या आगे ले जाता है, अपने साथ क्या लाए थे। ठीक है? तो ये एक्चुअली में सोचो कि जिस सबसे पीछे वाले बंदे पे फिर से वापस आ, जब इसने अपने से आगे वाले को पुश किया होगा तो उसने कुछ अपनी एनर्जी यूज की होगी इन पुशिंग द पर्सन नंबर 5। नहीं आया जानवी? उसने इस फिफ्थ पर्सन को पुश करने में कुछ अपनी एनर्जी तो लगाई होगी ना, तो उसने और पुश किया होगा तो कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की। इसका मतलब है कि आपने क्या किया, टू प्रोड्यूस टू क्रिएट दिस डिस्टर्बेंस, आपने साथ साथ एनर्जी भी कुछ दे दिया है मीडियम को और कुछ मोमेंटम भी दे दिया है मीडियम के पार्टिकल। इस प्रोसेस में आपने कुछ एनर्जी भी दे दिया है और इस प्रोसेस में आपने कुछ मोमेंटम भी दे दिया मीडियम के पार्टिकल। क्लियर है? तो ये जो आपने एनर्जी और मोमेंटम दिया है मीडियम के पार्टिकल को, वो उस डिस्टर्बेंस के साथ ही आगे कैरी होगा। बट इस मोमेंटम और एनर्जी को आगे कैरी करने के लिए कोई मीडियम पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के आगे नहीं जा रहा, वो वहीं का वहीं है और एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है? मीडियम का पार्टिकल वहीं का वहीं है और मोमेंटम आगे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है? तो एक्चुअली में इन द केस ऑफ वेव मोशन, एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is propagated without the actual motion of the particle। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी है वेव। समझ में आई बात? ठीक है? तो वेव, अब फिर से रिपीट कर लेते हैं हम सारी चीजों को। वेव क्या है? तो वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस व्हिच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विद इट